सहारनपुर नाम के गांव में विकास अपनी पत्नी शोभा के साथ रहता था। वो बहुत ही ज्यादा धनवान था। उसे रतन नाम का एक बेटा था। उनके घर के पास ही एक राधा नाम की औरत अपने पोते चिराग के साथ रहती थी। चिराग के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे, इसीलिए चिराग अपनी दादी के साथ ही रहता था। राधा लोगों के घर के काम करती थी। गरीब होने के बावजूद राधा ने चिराग को अच्छे स्कूल में डाला था। चिराग और रतन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उन दोनों की उम्र भी एक ही थी, इसी कारण वो दोनों एक साथ ही खेलते थे। लेकिन दोनों बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, ये विकास को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन विकास रतन से, बेटा, तुम्हें खेलने के लिए अपना घर खिलौनों से भरा हुआ है। तुम यहाँ आराम से खेल सकते हो, तो फिर तुम उस चिराग के साथ क्यों खेलते हो? पिताजी, आप तो जानते हो चिराग मेरा अच्छा दोस्त है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी दादी लोगों के यहाँ घर काम करती है, तो तुम उसके साथ क्यों खेलते हो? उसने तुम्हारे कीमती खिलौनों से खेलने के लिए और चुराने के लिए तुमसे दोस्ती की है। तुम्हारा उसके साथ खेलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने अगर दोबारा तुम्हें उसके साथ खेलते हुए देखा तो याद रखना, तुम्हारी खैर नहीं। रतन रोते हुए अपनी माँ शोभा के पास चला जाता है। तभी शोभा रतन से, अरे बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए? पापा तुम्हारे लिए अच्छा सा टेडी बियर लेकर आएंगे। पापा ने कही सारी बातें रतन अपनी माँ शोभा को बताता है। तभी शोभा उसे उसके पसंद का चॉकलेट देती है और शांत कराती है। अब जब चिराग रतन से खेलने के लिए आता है तो रतन चिराग को सारी बात बता देता है और उसके साथ खेलने से मना कर देता है। तो चिराग घर उदास होकर लौटता है। तभी चिराग की दादी चिराग से, चिराग, क्या हुआ बेटा? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? अभी अभी तो तुम खेलने गए थे ना? तब चिराग राधा को सारी बात बता देता है कि कैसे विलास ने रतन को चिराग के साथ खेलने से मना कर दिया है। ये सुनकर राधा, बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। तुम ऐसी बात पर ध्यान मत दिया करो। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ लिख कर जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो तुम्हारे कई सारे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है दादी, मैं अभी से मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। दूसरे दिन सुबह चिराग जब स्कूल में जाने लगता है तब रतन अपने दोस्तों के साथ स्कूल के पास खड़ा होता है। तब रतन के दोस्त, अरे अरे, ये देखो चिराग कैसे फटे कपड़े पहन के क्लास में जा रहा है। ये बात सुनकर चिराग को बहुत बुरा लगता है। वो उनकी बातों को अनसुनी कर वहाँ से चला जाता है। ये बातें सुनकर रतन को भी अच्छा नहीं लगता। वो उनसे कहता है, अरे क्या हुआ अगर चिराग के पास अच्छे कपड़े नहीं है तो? लेकिन वो हमसे पढ़ाई में सबसे आगे है। उसकी बुराई करना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। ऐसा कहकर रतन वहाँ से चला जाता है। घर जाने पर दादी के कहने पर भी चिराग खेलने के लिए नहीं जाता। वो घर में ही रहता है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त चिराग को किसी की जानी पहचानी आवाज आती है। तो चिराग आवाज की तरफ जाता है और देखता है कि रतन गड्ढे में गिरा हुआ है। तभी रतन के दूसरे दोस्त वहाँ आ जाते हैं। सब रतन को देख रहे थे। तभी चिराग रतन से, अरे रतन, तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गए? ये गड्ढा तो बहुत गहरा है। अब तुम बाहर कैसे आओगे? आज मुझे लेने के लिए पापा नहीं आए थे, तो मैं अकेला ही घर जा रहा था और मेरा पैर फिसलकर मैं इस गड्ढे में गिर गया। अब मुझे पता नहीं कि यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। अब रतन रोने लगता है। रतन को रोते देख रतन के बाकी दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। तभी चिराग उसे समझाते हुए, रतन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए कुछ न कुछ करता हूँ। तब चिराग भागते भागते अपने घर जाकर घर से रस्सी लेकर आता है। रस्सी को गड्ढे में छोड़कर दूसरी रस्सी अपने पेट को बांध देता है ताकि उसके हाथ से रस्सी छूट न जाए, क्योंकि उसके आसपास कोई पेड़ या कोई चीज नहीं थी जिसे वो रस्सी बांध सके। अब वो धीरे धीरे उसे ऊपर की ओर खींचने लगता है। रतन, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल लूंगा। तुम बिल्कुल मत घबराना। उसी समय विकास वहाँ से जा रहा था। विकास को पता ही नहीं था कि उसका बेटा रतन ही इस गड्ढे में गिरा हुआ है। वो थोड़ी दूर से देख रहा था कि चिराग किस तरह किसी की जान बचा रहा है। चिराग जान की बाजी लगाकर रतन को बचाता है, बाहर निकालता है। चिराग ने रतन को बड़ी होशियारी से गड्ढे से बाहर निकाला। ऊपर आते ही रतन चिराग के गले लग जाता है और उसे थैंक्स कहने लगता है। रतन को ऊपर आते देख विकास भागते हुए वहाँ आ जाता है और विकास के साथ चिराग को भी अपने गले लगा लेता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे रतन से कई बातें याद आ जाती है। साथ ही रतन की भी बातें याद आती है कि चिराग मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और विकास चिराग से,
मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने रतन को तुम्हारे साथ खेलने से मना किया था। मैं बहुत गलत था। आज से तुम हमारे घर हर रोज खेलने आ सकते हो। और हाँ, कभी कभी मेरे साथ भी गप्पे किया करो। ऐसा कहकर वो दोनों को फिर से गले लगा लेता है। अंकल, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। विकास चिराग और रतन को लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद सभी बीती बातें शोभा और राधा को बताता है। अब चिराग और रतन साथ में पढ़ाई करते हैं, साथ में खेलते हैं और स्कूल में भी साथ ही जाते हैं। अब विकास रतन के साथ साथ चिराग के लिए भी कभी कभार कपड़े खरीदने लगा। उसे अपने साथ पार्टीज में भी ले जाने लगा। अब सब अपने अपने घर खुशी खुशी रहते हैं। अब रतन और चिराग दोनों गहरे दोस्त हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मुकेश नाम का एक मोची था। वो अपनी पत्नी लीना और एक बेटी सपना के साथ रहता था। लीना लोगों के घर के बर्तन मांजने का काम करती थी। उनके घर के पास में ही उमा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। तो मुकेश और लीना ही उसका ख्याल रखा करते थे। उमा जॉब पर थी तो उसे अब पेंशन थी। उसी में उसका गुजारा अच्छे से हो जाता था। एक दिन मुकेश जल्द ही घर आता है और सो जाता है। लीना घर आकर देखती है तो मुकेश सोया हुआ था। लीना उसे उठाने जाती है तो मुकेश बुखार से तप रहा था। वो उसे सरकारी अस्पताल में लेकर गई, लेकिन उपचार के दौरान ही मुकेश इस दुनिया से चल बसे। अब वो और उसकी बेटी सपना दोनों ही घर में रहने लगे। उमा भी उनके साथ रहने आ गई। लीना और सपना उमा का अच्छे से ख्याल रखते थे। दिन गुजरते गए। सपना अब बड़ी हो चुकी थी। लीना काम पर जाती तो सपना घर के सारे काम करती और साथ ही उमा का ख्याल भी रखा करती थी। बेटा, मुझे लगता है अब मेरा समय पास आ गया है। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। सपना, इस घर में एक पुराना। बोलते बोलते ही उमा की सांस थम जाती है। सपना को उमा की कोई बात समझ में नहीं आती। उमा के जाने के बाद लीना और सपना दोनों मिलकर उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। अब वो दोनों बहुत ही दुखी थी। पहले मुकेश और अब उमा भी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। अब लीना सपना की शादी के बारे में सोचने लगी। लीना गरीब तो थी, लेकिन उसकी बेटी सुंदर के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी, तो सपना के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे। लेकिन पैसों पर बात आकर फिसल जाती थी। अब लीना मन ही मन, सपना की शादी की उम्र हो चुकी है, उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगे हैं, लेकिन हम गरीब हैं तो अमीर लोग हमसे रिश्ता नहीं करना चाहते। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सपना अपनी माँ को सोच में पड़ा देख। माँ, क्या सोच रही है आप? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी शादी की बात सोच सोच कर दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। अमीर लड़कों के रिश्ते तो आते हैं, लेकिन सारी बातें पैसों पर आकर रुक जाती है। माँ, तो ऐसे मत सोच। मुझे कोई अमीर लड़का नहीं चाहिए। लड़का सिर्फ पढ़ा लिखा हो और मेहनती हो तो भी चलेगा। जिंदगी बहुत बड़ी है माँ, उसमें मेहनत करो तो जिंदगी जीने इतने पैसे तो कमा ही सकते हैं ना माँ। अपने पास इतने पैसे नहीं है कि हम अच्छे से शादी कर पाए। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे पापा की इच्छा थी कि हम दोनों मिलकर तुम्हारी शादी अच्छे से करेंगे। अब तुम्हारे पापा तो नहीं रहे, लेकिन मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से करवाऊंगी और जरूर करवाऊंगी। अब दिवाली आने वाली थी तो सपना ने घर की सारी साफ सफाई करना शुरू कर दी। सफाई करते समय उसे अलमारी के ऊपर कोने में उमा का कुछ सामान रखा था, जिसमें एक पुराना बक्सा मिलता है। सपना उस बक्से को निकालकर उसे खोलने लगती है तो उसमें एक छोटी सी संदूक थी। उसे खोलते खोलते सपना मन ही मन, शायद उमा दादी इस संदूक के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन ये संदूक खुल क्यों नहीं रहा? इसमें ऐसा क्या हो सकता है? सपना सोच में पड़ जाती है। वो कुछ सोच ही रही थी, तभी लीना अपने काम खत्म कर घर आ जाती है। वो सपना से, सपना, ये क्या है बेटा? ये संदूक तुम्हें कहाँ से मिला और इसमें क्या है? माँ, ये संदूक मुझे अलमारी के ऊपर साफ सफाई करते वक्त मिला। उमा दादी के सामान के पास था, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा। न जाने कैसे खुलता है ये। दोनों सोच ही रहे थे कि अचानक से संदूक अपने आप खुल गई। संदूक के अंदर चमचमाती सोने की साड़ी थी। उस साड़ी को देख सपना और लीना की आंखें चमक उठी। वो चौंक गई। उन्हें कुछ समझ में आए तभी एक आवाज आती है, मैं एक जादुई सोने की साड़ी हूँ। तुम मुझसे जो भी चीज मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगी।
उसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना। लालच में आएंगे तो इसका सारा जादू खत्म हो जाएगा। आपकी जो भी तकलीफ हो मुझे बताइए, मैं उसे दूर कर सकती हूँ। अब सपना और लीना एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनका नसीब अब पलट चुका था। वो दोनों ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सपना जो भी चीज़ उस सोने की साड़ी से मांगती वो उन्हें तुरंत ही मिल जाती थी। धीरे धीरे लीना और सपना के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब उन्होंने रहने के लिए एक नया अच्छा घर बनाया। सपना के लिए अमीर लोगों के रिश्ते आने लगे थे। जादुई सोने की साड़ी आने के कारण हमारी सारी मुश्किलें आसान हो गई है। अब मेरी मन की इच्छा भी पूरी होगी। मैं सपना के लिए अच्छा सा लड़का देखूंगी। कुछ ही दिनों में अच्छा सा लड़का देखकर लीना ने सपना की शादी करवा दी। प्रथम एक सच्चा, मेहनती और ईमानदार लड़का था। शादी के 2-3 साल बीत जाने के बाद सपना ने प्रथम को सारी बातें बता दी। ये सुनकर प्रथम, अरे सपना, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो इससे बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। अब भगवान की कृपा से हमारे पास कुछ भी कमी नहीं है। इस जादुई सोने की साड़ी से हमें जो भी मिलेगा हम सब गरीबों में बांट देंगे। इतना ही क्यों ना, हम उसके साथ साथ अनाथ बच्चों के लिए ऐसा आश्रम भी बनवा सकते हैं जहां उन्हें अपने माँ पिता की कोई कमी न हो। प्रथम की बातें सुनकर सपना और लीना की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, हमने गरीबी के दिन देखे हैं, तो वक्त की रोटी कमाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। मेरे पिताजी की जान भी इसी कारण गई है, और अगर हमारे कारण कोई 2 वक्त की रोटी खा सके, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उसके बाद से सपना जो कुछ भी जादुई साड़ी से मांगती वो सब कुछ जरूरतमंद में दे दिया करते थे। लीना, सपना, सपना के सास ससुर और प्रथम हंसी खुशी एक ही घर में एक ही साथ रहने लगे। सपना के सारे सपने पूरे हो चुके थे। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनवाया और उसमें उनके खाने से लेकर पढ़ाई तक की सारी जिम्मेदारियां प्रथम और सपना ने अपने ऊपर उठा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अचानक से सब कुछ मिल जाने के बाद भी हमें हमारे गुजरे दिन याद रखने चाहिए, क्योंकि इंसान के पास जब पैसा आता है तो वो पूरी तरह से घमंड से भर जाता है। अगर हम परिस्थिति की जागरूकता रखें तो हम बहुत ही खुश रह सकते हैं।